Good evening, everyone. Once again, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Siddharth Rai, your consultant orthopedic surgeon, currently practicing in Borpeta, Assam. तो आज आप सबके समक्ष मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपको बैठे बैठे आपके पाँव में एक हल्का सा वेग पेन होता हो? बस वो पेन थोड़ा सा बोनी ओरिजिन का हो वो पेन, और वो पेन आपको ठीक से पता भी नहीं चलता है कहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है। कुछ देर बाद आप रेस्ट लेते हो, फिर वो पेन हल्के से ठीक हो जाता है, आप फिर से अपने काम पे वापस चले जाते हो। पेन 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 1 महीने तक नहीं रहता है, दोबारा आपको आके तंग करता है। अगर आपने ऐसा फील किया है कभी, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अंडर डायग्नोज्ड, कह लीजिए मिसडायग्नोज्ड कंडीशन है ऑर्थोपेडिक्स में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स या फटीग फ्रैक्चर या मार्च फ्रैक्चर, दैट विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन दैट नोट। तो दोस्तों, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता क्या है? स्ट्रेस फ्रैक्चर अर्थात ये हुआ कि आपके बोन पे रिपीटेटिव लोडिंग के वजह से अगर माइक्रो टीयर्स या माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट हों, तो उस फ्रैक्चर्स को हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा तेज से कहीं पे चोट लग गई तो आपके हड्डी टूटेगा ही, और वो आप एक्सरे के आपको पता चल ही जाएगा। पर अगर लगातार आपको आपके बोन पे स्ट्रेस या प्रेशर पड़ते रहेगी, तो धीरे धीरे बोन पे माइक्रो टीयर्स होंगे, अर्थात छोटे छोटे जगह पे फ्रैक्चर्स आएंगे, और उसी कंडीशन को हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। अब ये स्ट्रेस फ्रैक्चर 3 तरह का हो सकता है। ये स्ट्रेस फ्रैक्चर इधर फटीग फ्रैक्चर हो सकता है, या तो फिर ये फटीग फ्रैक्चर नहीं होने के अलावा ये आपका फ्रैक्चर कभी कभी आपका इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर हो सकता है, और कभी कभी ये कंबाइंड फ्रैक्चर हो सकता है। तो व्हाट इज फटीग फ्रैक्चर? फटीग फ्रैक्चर का अर्थ मन ये हुआ कि अगर आपके बोन पे एबनॉर्मल प्रेशर पड़ेगी पर आपकी बोन नॉर्मल रहेगी। व्हाट आई मीन टू से इज एबनॉर्मल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ नॉर्मल बोन। अगर ये होते रहेगा तो आपको फैटिग फ्रैक्चर डेवलप होगा। ये देखा कहाँ जाता है? नए नए जो कॉलेज में लोग जाके एथलेटिक्स ज्वाइन करते हैं, हमारे नए नए जो मिलिट्री में रिक्रूट्स आते हैं, उनकी जब ट्रेनिंग नई नई स्टार्ट होती है तो उनकी बोन तो नॉर्मल रहती है, पर उनकी बॉडी इतनी यूज टू नहीं रहती है इतने प्रैक्टिस और इतने ट्रेनिंग की। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक एबनॉर्मल प्रेशर क्रिएट होती है नॉर्मल बोन पे, एंड उस वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर जनरेट होता है। इनसफिशिएंट फ्रैक्चर मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है आपके बोन पे, पर आपकी बोन ही वीक हो गई है। ये जनरली आपकी ओल्ड एज में देखा जाता है, जहां पे बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपकी बोन्स काफी वीक हो जाती हैं। तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल प्रेशर ही अगर एक एबनॉर्मल बोन पे पड़ती रहे, अर्थात आपकी बोन वीक है पर प्रेशर नॉर्मली पड़ रहा है और वो बहुत देर तक पड़ते रहे, तभी भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। एंड द थर्ड मैकेनिज्म इज कंबाइंड, जहां पे एबनॉर्मल प्रेशर एक एबनॉर्मल बोन पे पड़े। तो जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होती है दोस्तों, उसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है? हमारी पूरी बॉडी में मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर इज आवर टिबिया बोन, जो कि हमारे लेग में एक बोन होती है। उसके अलावा ये हमारे मेटाटार्सल बोन, यानी कि हमारे फुट के जो बोन्स रहते हैं उनमें देखा जा सकता है। हमारे फीमर के नेक पे, जो कि हमारे हिप जॉइंट की एक इंपॉर्टेंट बोन है, वहां पे देखा जा सकता है। हमारे फुट के नेविकुलर बोन पे देखा जा सकता है। स्पाइन में भी ये फ्रैक्चर देखा जा सकता है। तो ये सब सारे कॉमन साइट्स हो गए। थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजी के बारे में आपको बताता हूँ। स्ट्रेस फ्रैक्चर एक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में, जो स्पोर्ट्स की ऑर्थोपेडिक क्लिनिक होती है, उसमें आप समझ लीजिए 10 में 2 पेशेंट स्ट्रेस फ्रैक्चर लेके आते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली 15 टू 27 ईयर्स के एथलीट्स के बीच में या एडल्ट पॉपुलेशन में देखा जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप होता है, इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं क्या? ये सबको डेवलप हो जाता है क्या? तो दोस्तों देखिए, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो डेवलप होता है उसके लिए रिस्क फैक्टर हम ब्रॉडली कहते हैं कि रिस्क फैक्टर इंट्रिंसिक हो सकते हैं या एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं। इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर का मतलब ये हो गया जो आपके बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और एक्सट्रिंसिक मतलब आपने जो एनवायरमेंट क्रिएट कर दी है उस वजह से कोई प्रेशर होना। तो इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सपोज आपकी जो बोन है वो ऑलरेडी छोटी है, किसी किसी की बोन शॉर्ट होती है, टिबिया की विड्थ काफी कम होती है, तो वैसे केसेस में अगर वैसे लोग स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को काफी प्रोन होते हैं। ये हो गई। सेकेंड चीज हो गई कि आपके फुट में बहुत सारी बेल अलाइनमेंट है। हम लोग बहुत सारी डिफॉर्मिटीज की फुट में बात करते हैं, किसी का पांव ज्यादा सीधा हो गया, किसी का पांव ज्यादा कर्व हो गया, तो इन सब केसेस में भी स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की चांसेस बढ़ी रहती है। एक्सट्रिंसिक फ्रैक्चर मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स रादर, इनका मतलब ये हो गया कि वो फैक्टर्स जो बाहर से कंट्रीब्यूट करती हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को। इसमें नोटेबली इंपॉर्टेंट कॉजेस क्या क्या हो जाएंगे? आपको क्रॉनिक विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है, आपकी डाइट काफी खराब है, एंड थर्डली
आप एक बहुत ही विगरस ट्रेनिंग रेजिमेंट फॉलो करते हैं, अगर आप 20 माइल्स पर डे, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च 20 माइल्स पर वीक अगर आप दौड़ते हो, तो दिस पुट्स यू एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेस फ्रैक्चर। और इफ यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज फॉर मोर देन 5 आवर्स, तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग में जो एथलीट्स रहते हैं या मिलिट्री रिक्रूट्स जो रहते हैं, उन्हें ये फ्रैक्चर ज्यादा देखा जाता है। तो ये फ्रैक्चर प्रेजेंट कैसे करता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, आपको अगर कहीं किसी जगह पे स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा तो आपको सबसे पहले वेग पेन होगा। इनिशियल स्टेज में ये आप पेन लोकलाइज नहीं कर पाओगे कि आपको पेन एक्चुअली में हो कहाँ पे रहा है। और जब आप अपनी एक्टिविटी, आप जो भी काम करते हो, काम बंद कर दोगे तो ये पेन अपने आप चला जाएगा। तो डेफिनेटली आपका इस बीमारी पे इतना ध्यान नहीं आएगा। पर लेट स्टेजेस में जैसे कि ये बीमारी एक्यूमुलेट होती रहती है, उसमें क्या होता है कि जब ये बीमारी थोड़ी सी और एडवांस हो जाती है, तब आपकी बीमारी काम नहीं करते वक्त भी रहती है। अर्थात आप पिन पॉइंट कर पाओगे कि आपको पेन कहाँ हो रहा है, और वो एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले ही हो जाएगी, और आप रेस्ट लोगे तभी भी वो पेन परसिस्ट करेगा। इसी समय आप डॉक्टर को यूजुअली कंसल्ट करते हो, पर होता क्या है, काफी केसेस में डायग्नोसिस मिस होती है। और ये डायग्नोसिस मिस होने का नंबर वन रीजन क्या है, क्योंकि इन फ्रैक्चर्स को एक्सरे में डिटेक्ट करने के लिए मिनिमम 14 टू 21 डेज लगते हैं। अर्थात अगर आपको आपके बॉडी में स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तो आपके एक्सरेज पहले 14 दिन तक नॉर्मल आएंगे, तो ये डिटेक्शन या डायग्नोसिस हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसमें अब हमें करना क्या चाहिए, तो इस टॉपिक पे चलिए आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं कि कहीं पे आपको थोड़ा सा वेग सा पेन है, ठीक है, वो पेन आपका धीरे धीरे लोकलाइज हो पा रहा है, एक्टिविटी खत्म करते वक्त या एक्टिविटी स्टार्ट करते वक्त आपको पेन हो रहा है, कुछ भी काम कर सकते हो आप, काफी देर तक स्प्रिंट लगा सकते हो, आप रनर हो सकते हो, या आप कहीं पे स्टैंडिंग जॉब कर सकते हो, टीचर की जॉब में ये हो सकता है, जो लोग बहुत ही अप डाउन रनिंग के काम में एसोसिएट रहते हैं उनको ये हो सकता है। अगर आपको ऐसा फील हो सकता है, तो आप फौरन एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को, अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए। इस बीमारी को पकड़ने के लिए द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इज एमआरआई, क्योंकि एमआरआई में स्ट्रेस फ्रैक्चर एज अर्ली एज 2 days डिटेक्ट हो जाता है। उसके अलावा हम कभी कभी सीटी स्कैन या बोन स्कैन, जहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। जब आपको एक बार स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप हो गई है और आपका डायग्नोसिस हो गया है, तब आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको करने के बारे में बताता हूँ करना क्या है। तो द ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, इट्स सिंपली रेस्टिंग। अगर आप अपने इंजर्ड पार्ट को रेस्ट पर रख देंगे, या आप एक प्लास्टर लगवा लीजिए पाँव पे उस पार्ट को रेस्ट करने के लिए, या आप सिंपली अपने विल पावर के थ्रू उस पार्ट को रेस्ट पे रख दीजिए, तब तक जब तक आपका पेन कम ना हो, तो दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। बट कभी कभी ये स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत हाई रिस्क जोन पे होती है, जैसे मैंने आपको बताया हिप जॉइंट पे, फीमर नेक की तरफ ये फ्रैक्चर हो सकती है। उस वक्त आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन की जरूरत है, तो उस वक्त आप आइए, अपने डॉक्टर को अच्छे से कंसल्ट कीजिए और आपकी बीमारी के बारे में आप समझिए। क्या हम स्ट्रेस फ्रैक्चर प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज प्रिवेंटेबल। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, द नंबर वन पॉइंट दैट आई लाइक टू शेयर टू यू थ्रू दिस वीडियो इज, यू हैव अ डाइट दैट इज रिच इन विटामिन डी एंड कैल्शियम। कैल्शियम 2000 मिलीग्राम्स पर डे इज रिकमेंडेड। आप अगर ये कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं वेरियस सोर्सेज से, और आप विटामिन डी का अपटेक रेगुलर कर रहे हैं, तो आपको ये बीमारी स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस काफी कम है। उसके अलावा, बिकॉज दिस इज सो कॉमन इन ट्रेनिंग एथलीट्स एंड पीपल हु आर एसोसिएटेड विद विगरस ट्रेनिंग, तो आपकी ट्रेनिंग रेजिमेंट को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग के प्रैक्टिस में जो भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दैट शुड बी 10% ऑफ व्हाट यू हैव डन इन द प्रीवियस वीक। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कोई एथलीट एक हफ्ते में 10 माइल्स दौड़ रहा है, तो आप झट से अगले हफ्ते में 20 माइल दौड़ना स्टार्ट मत कीजिए, दैट इंक्रीमेंट शुड ओनली बी 10%। अर्थात आप नेक्स्ट वीक में 11 माइल्स दौड़िए। इस तरह करके अपने बॉडी को आप अडेप्ट होने का चांस दीजिए, कि वो रिपीटेटिव लोड इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि दैट स्टार्ट्स कॉजिंग अ टियर इन योर बॉडी। ठीक है, तो इन सब छोटे मेजर्स के साथ आप स्ट्रेस फ्रैक्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर फिर भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, फीमेल एथलीट ट्राइड हो गई, ऑस्टोपेनिया हो गई, ऑस्टोपोसिस हो गई, जिसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर एक्चुअली होना बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। तो अगर वैसे कंडीशंस है, तो ऑब्वियसली आपके ट्रीटिंग फिजिशियन या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करेंगे, ताकि आपकी जो अंदर की मेटाबॉलिक बोन डिजीज है, अर्थात आपके ब्लड के अंदर की जो प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपको बोन की प्रॉब्लम स्ट्रेस फ्रैक्चर आ रही है, उसकी क्योर को इन्फ्लुएंस करेगी आपकी बीमारी। तो आपका सारा ध्यान अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेस फ्रैक्चर, दैट इज सिंपली रेस्ट एंड स्प्रिंटिंग, विल क्योर द मेटाबॉलिक डिजीज दैट इज कॉजिंग यू दिस। और उसके लिए
आपको इस बीमारी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बहुत लोग आजकल कॉमन हो गया है, क्या करते हैं, कहीं पे पेन हो गया उनको, पाँव वाँव में दर्द हो गया तो यूरिक एसिड करा लेते हैं खुद से जाके ओवर द काउंटर। आजकल तो हमारी कंट्री में ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है और वो समझते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स इज वे बियॉन्ड यूरिक एसिड। ठीक है, आपके यूरिक एसिड नॉर्मल होने के बाद भी आपको पेन हो सकती है एंड इट कुड बी एज डेडली एज तो आप इसके बारे में जानिए, इसके बारे में जागरूक होइए और जितना हो सके इस बीमारी को लेकर आप अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए, क्योंकि जब तक आप बीमारी को जानेंगे नहीं आप उसे इग्नोर करेंगे और इग्नोरेंस इस केस में ब्लिस नहीं है। अगर आप इग्नोर करते रहोगे तो बीमारी एक सीवियर फॉर्म में आके आपको अटैक करेगी। सो विद दिस मैसेज आई लाइक टू wrap up this video, and I hope every one of you have gained, each and every one of you, I mean, whoever is watching has gained some insight into stress fracture via this video. And I hope you'll like, comment and subscribe my channel and help me promoting this video as much as possible. Stay healthy friends, and thank you so much for your patient listening.